Okay, so next paper 2016, paper 1 we are starting. This is J Advanced Chemistry paper 2016. Okay. First question में देखो, it's given P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in the spherical shell of infinitely small thickness dr at a distance of r from the nucleus. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितना टर्म यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है dr तक, this you may say at radial probability distribution function because r distance पे dr thickness की shell पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है that is referred as 4 pi r square psi square r dr. तो जो वॉल्यूम ऑफ द शेल है देखो वो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब टेक्निकली इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा पी है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर. ठीक है, तो फंक्शन के टर्म में लिखेंगे तो बाई डी आर कर लेंगे पर यूनिट थिकनेस के लिए. तो इसका ग्राफ बनाना है आपको अगेंस्ट आर. तो आपको पता है 1s के लिए फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे उतने बार एक्सेस कट या टच होती है. So number of radial nodes if you write it is n minus l minus 1 which comes out to be 0. ये आपको डायरेक्टली भी ये ग्राफ तो सीधे ही याद होता है. हाइड्रोजन का 1s का ग्राफ जो होता है that will be of type D. तो उसका आंसर सीधे सीधे हम लोग D मार्क कर देंगे क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट होना है, इसलिए ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा. अगर ये साई आर या साई स्क्वायर आर का ग्राफ होता तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होता. रेडियल नोड है नहीं इसलिए एक भी जगह एक्सेस कट या टच नहीं होगी और स्फेरिकल शेप आएगी नहीं क्योंकि फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है. तो इसका अगर फाइनल आंसर केवल लिखना है तो इट कम्स आउट टू बी डी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with the surrounding. So notice it carefully, it is thermal contact with the surrounding. तो उसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम हो गया. यहाँ से टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दोनों बातें सेम हो गई, इज इक्वल टू 300 Kelvin. Now it's given expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant external pressure of 3 atm. तो यहाँ से अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो इट इज माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3 इनटू 1. So this is minus 3 liter atmosphere. Okay, and for isothermal process we know Q is equal to minus W. तो यहाँ से Q की वैल्यू पता चल गई आपको, Q is equal to minus W. तो यहाँ से Q सिस्टम जो आ जाएगा that comes out to be 3 liter atmosphere. और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है सिस्टम सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में, तो जितनी हीट सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में लॉस हुई या सिस्टम से सराउंडिंग में गई वो एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी. तो Q सिस्टम इक्वल टू माइनस टाइम्स Q सराउंडिंग हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3 लीटर एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन में पूछा गया था चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी Q सराउंडिंग बाय T सराउंडिंग. Q सराउंडिंग आ गया माइनस 3 लीटर एटमॉस्फेयर. उसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 101.3 से मल्टीप्लाई करिए divided by 300 Kelvin. Okay, so this comes out to be minus 1.013 joules. Minus 1.013 joules. अगर आंसर के हिसाब से लिखेंगे तो ऑप्शन इसका आ जाएगा सी. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी. आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. सिस्टम थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग है तो ऑब्वियसली सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के एक्जैक्टली इक्वल हो जाएगा. ओके, एंड माइनस टाइम्स भी एक्स्ट्रा इनटू डेल्टा वी से वर्क डन निकाला, उससे हीट निकाला. जो सिस्टम की हीट आई वो सराउंडिंग हीट के एक्जैक्टली माइनस साइन के इक्वल होगी क्योंकि हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है. तो अगर सराउंडिंग से सिस्टम में एंट्री की है तो अगर सराउंडिंग से एंट्री करी सिस्टम में तो सराउंडिंग का लॉस हुआ, सिस्टम में इन हुआ. और इसका उल्टा अगर सिस्टम से लॉस हुआ है तो सराउंडिंग में गेन हुआ है. केवल साइन ऑपोजिट करना होता है. तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज Q सराउंडिंग बाई T सराउंडिंग. उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.013 जूल्स. ओके, then to the next question. It's given the increasing order of the atomic radii of the group 13 elements. तो आपको पता है ग्रुप 13 में जो एटॉमिक रेडियस है उसके ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस होता है. सो दिस इज अ बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन. तो आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है बट इसमें गैलियम के साइज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो अगर साइज कंपेयर करेंगे डाउन द ग्रुप तो अगर हम इसका पूरा जो एलिमेंट्स दिए रखे हैं वो है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. तो डाउन द ग्रुप
साइज इंक्रीज करता है, बट साइज ऑफ एल्यूमिनियम जो है ग्रेटर देन गैलियम होता है ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। उसका जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा दैट इज थैलियम, देन इंडियम, that is aluminum, finally it is gallium. So as per the given options your answer must be B. Okay, simple factual question, NCERT based. Then comes question number 22. In 22 question is given among NiCO4, NiCl4 2 minus, CONH3 whole twice Cl2 this and Na3COF6, Na2O2 CSO2 the total number of paramagnetic compounds. तो देखो आपको सबके पहले सेंट्रल एटम रिपोर्ट करने हैं। पहले वाले केस से अगर हम लिखना शुरू करें, दिस इज NiCO4, तो उसमें निकेल जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये डायमैग्नेटिक आएगा। सेकेंड कंपाउंड NiCl4 2 माइनस है, तो उसके हिसाब से निकेल का ऑक्सीजन स्टेट 2+ होगा, दिस इज 3d8, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड इज गिवन CONH3 होल 4 Cl2 and Cl, तो उसमें कोबाल्ट 3+ स्टेट है, कोबाल्ट 3+ स्टेट इज 3d6, अमोनिया इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Then comes it is Na3COF6, so here also it is cobalt 3+ D6 configuration, F minus weak field ligand, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके, उसके बाद Na2O2 जो है वो परऑक्साइड आयन है, Na2O2 जो है वो परऑक्साइड है, O2 2 माइनस, और परऑक्साइड के केस में आप जानते हो डायमैग्नेटिक होता है। MOT से अगर आपको लिखना है तो MOT से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, तो इट कम्स आउट टू बी डायमैग्नेटिक। एंड द लास्ट वन इज गिवन CSO2, तो ये O2 माइनस हो गया, सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपसे नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक सिस्टम पूछेगा तो 3 आंसर आ जाएगा। मैं पैरामैग्नेटिक काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाना है, ऑप्शन के हिसाब से बी। एज पर योर ऑप्शन योर आंसर इज बी। ठीक है, परऑक्साइड आयन सुपर ऑक्साइड आयन अगर नहीं क्लियर है तो MOT से लिखिएगा, तो यू फाइंड आउट दैट peroxides all the electrons are paired। या ऑक्सीजन से याद कर लो तो ऑक्सीजन में पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x1) और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y1) होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करेंगे तो पाई 2px2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y2) आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। और सुपर ऑक्साइड में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो पाई 2px2 बनेगा और पाई पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y1) होगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये तो डायरेक्टली भी मालूम होता है कि पेरोक्साइड आयन डायमैग्नेटिक और सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चेक कर लेना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23 इट्स गिवन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। तो पहले आपको नेचुरल रबर का मोनोमर लिखना है, तो मोनोमर अगर आप लिखोगे सबसे पहले नेचुरल रबर का, तो नेचुरल रबर का मोनोमर हमारे लिए बना आइसोप्रीन बोलते हैं कॉमन नेम में, सिंथेटिक रबर के लिए नियोप्रीन हो जाता है, दिस इज आइसोप्रीन। या इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो दिस इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज द फॉर्म ऑफ मोनोमर ऑफ रबर। ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है, उसने बोला कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराया अगर हमने नेचुरल रबर का, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहले इस मोनोमर से अगर हम इसकी पॉलीमरिक फॉर्म लिखें तो ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और ये 2 मिथाइल पोजीशन है। इसका अगर पॉलीमरिक फॉर्म लिखोगे तो आपको पता है रेडिकल फॉर्म से बनता है दिस पर, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये 2 रेडिकल बन जाएंगे और इसी की रिपीटिंग यूनिट होगी आपके दोनों तरफ। तो अगर हम इसका पॉलीमरिक फॉर्म लिखेंगे, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही होगी,
ये आपकी पॉलीथीन का, ये आपके नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, अब उसने बोला हुआ उसका कंप्लीट जो है वो हमने क्या करा है, नेचुरल रबर का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दिया। तो अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो जो बीच का पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन द स्ट्रक्चर लेफ्ट ओवर इज दिस। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आईटी मतलब पॉलीमराइजेशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये आपका आउटकम बनेगा रिडक्शन होने के बाद। रिडक्शन होने के बाद ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर हमें इसका पॉलीमराइजेशन करा के अब इसका मोनोमर फॉर्म लिखना है, तो मोनोमर फॉर्म अब देखो इसकी कोई भी यूनिट ऐसे लिखनी पड़ेगी जो ब्रेक करके इसी फॉर्म पे बने। तो इट इज लाइक कि जैसे आप देखो सबसे पहला दे रखा है एथिलीन पॉलीथीन एथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर। तो हमने एक इथाइलिन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक प्रोपाइलिन लिया विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल वैसे ही लिख दे रहा हूँ जैसे आपको स्ट्रक्चर में चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका एक CH3 है यहाँ पे, और ये एक H कर लो। ठीक है, अब देखो अगर दोनों के रेडिकल फॉर्म लिखें, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलीमरिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो ऐसे चलते हैं, दोनों रेडिकल फॉर्मेशन से दोनों तरफ से कनेक्ट होंगे बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर अगर हम दोनों को ब्रेक करेंगे तो दोनों के रेडिकल बनेंगे, वही आगे दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएंगे। और इस वाली प्रोपाइलिन को भी अगर ब्रेक करके लिखोगे तो ये CH रेडिकल CH2 रेडिकल, और ये CH3। आप देखो अगर इसका कोपॉलीमर बनाना है तो इन दोनों को बीच से जोड़ते हैं और दोनों साइड से इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो यू कैन नोटिस कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें देखो ये वाला पोर्शन तो देखो प्रोपाइलिन जैसा काम कर रहा है, और ये वाला ग्रुप इथाइलिन की तरह काम कर रहा है। दूसरे तरह से बनाता हूँ तो आपको इजीली प्रोडिक्ट कर पाओगे। ये वाला पार्ट देखो इथाइलिन जैसा है। ये दोनों जब क्लब करेंगे तभी पॉलीमरिक फॉर्म बनेगी। तो मतलब जैसे मैं इन दोनों को जोड़ के एक यूनिट लिखूँ, तो यहाँ से देखो एक बॉन्ड बचेगा, और ये आपका प्रोपाइलिन वाला बॉन्ड कनेक्ट हो गया। ये आपका इथाइलिन इथीन वाला बॉन्ड कनेक्ट हुआ दो, और फिर यहाँ से इसको फ्री कर दो। तो ये चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो मोनोमरिक फॉर्म ऑफ, तो जो हाइड्रोजनेशन करने के बाद नेचुरल रबर बनाएंगे तो ये कोपॉलीमर बनेगा इथीन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर, जिसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट करेंगे। बाकी ऑप्शन चेक करने, थोड़ा सा सिंगल करेक्ट तो आगे चेक नहीं करना था, बट फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो वर्कनाइज रबर में सल्फर इंट्रोड्यूस करते हैं तब बनता है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉलीप्रोपाइलिन संभव नहीं है, क्योंकि आप देखो पॉलीप्रोपाइलिन अगर हम लेंगे तो केवल यही 3 कार्बन रिपीट होंगे, तो चौथा कार्बन जो बचे हुए 2 कार्बन है वो स्ट्रक्चर में दिखेंगे ही नहीं। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और पॉलीब्यूटाइलिन अगर हम लोग ले लेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्यूटाइलिन में 4 कार्बन स्ट्रेट चेन होंगे, तो जो ब्रांच CH3 वो नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो ए बनेगा, जैसे को पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलिन एंड इथिलीन। ठीक, क्लियर। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 24। इट्स गिवन अकॉर्डिंग टू द आर्गनीज इक्वेशन at a high activation energy usually implies the fast reaction। उल्टी बात लिखी हुई है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। एंड इट इज़ अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, तो वैसे ही डील करना है। तो उसने लिखा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इम्प्लाइज अ फास्ट रिएक्शन, तो उल्टी बात लिखी है। अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, या जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। समझ गए, क्योंकि के इज इक्वल टू रेट लिखने में के इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, के इज ए ई रेस पर माइनस ए बाई आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से रेट कांस्टेंट अपना कम होना शुरू हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट में लिखा था रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर, ये करेक्ट है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है। टेंपरेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो के इज इक्वल टू ए ई रेस पर माइनस ए बाई आर टी में ज़्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस करने लगेगा। अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट जो हम लोग बनाते थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट बनाते थे। तो अर्लियर दिस प्लॉट इज लाइक दिस इज एट टेम्परेचर T, और अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं
और ये पॉइंट लेट से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। तो पहले इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होती है, और जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करके ले जाते हैं तो ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो लेट से T+10 लिख लें अगर हम यहाँ पे, तो ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी इस इतने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी के से बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तीसरे पॉइंट में लिखा है हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये भी सही हो गया, क्योंकि अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। इसको भी आप ग्राफ से देख लो। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बनाते हैं तो देखिए अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उस रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक आप उतना हाई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत स्लो रहेगा। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। The last time is given the pre-exponential factor is the measure of the rate at which the collision occurs irrespective of their energy। ये भी सही है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होता है k इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो इसमें अगर एक्टिवेशन एनर्जी टेंडिंग टू जीरो करा दें तो k इज इक्वल टू ए बन जाता है, या टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी करा दें तो भी k इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो मतलब अगर ए हम लोग लिख रहे हैं तो k इक्वल टू ए का केस कब बनेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी टेंडिंग टू जीरो या टेम्परेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो उसका मतलब प्री एक्सपोनेंशियल उस टाइम पर रेट ऑफ द रिएक्शन मैटर मेजर करता है या मैक्सिमम रेट कांस्टेंट मेजर करता है जब कोलिजन जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से उनका एनर्जी से कोई रिलेशन ही नहीं बचता। मतलब या तो इतना टेम्परेचर होता है कि सब एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम होती है कि उस समय सब मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट होता है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी हुआ। तो इसका पॉसिबल आंसर बना बी सी एंड डी। आंसर इज बी सी एंड डी। क्लियर? Then comes question number 25. It's given a plot of number of neutrons against the number of protons of a stable nuclei exhibits upward deviation of the linearity of the atomic number greater than 20. For the unstable nucleus having n by p ratio less than 1, the possible mode of decay। तो देखो आपको मैंने इसमें जो प्लॉट वाली बात करी है वो तो आप सब जानते ही हो। अगर हम n by p अगेंस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें ये जो एल इक्वल टू 1 वाली लाइन है, स्टार्टिंग में लाइन 20 तक तो ऐसे ही चलती है, फिर उसके बाद ये न्यूट्रॉन की तरफ डिविएट कर जाती है। तो जो आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट आती है वो कुछ ऐसे आती है। ठीक है, तो अगर एन बाई पी रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब एन बाई पी रेशियो बढ़े, राइट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिट्रॉन डिके और पॉजिट्रॉन डिके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जैसा हो जाएगा। क्योंकि पॉजिट्रॉन डिके में क्या होता है, पॉजिट्रॉन डिके वाले प्रोसेस में क्या होता है कि आपका एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, तो एन बाई पी रेशियो से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टू इंक्रीज एन बाई पी रेशियो तीन पॉसिबल इमिशन होते हैं। अल्फा डीके करा सकते हो हैवी न्यूक्लियस के केस में, पॉजिट्रॉन डीके करा सकते हैं आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी में, या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करा सकते हैं। इन तीन प्रोसेस से एन बाई पी रेशियो इंक्रीज करता है। तो एन बाई पी रेशियो लेस देन 1 है तो स्टेबिलिटी एन बाई पी रेशियो बढ़ाने से आएगी, तो उसका आंसर पॉसिबल हो जाएगा बी एंड डी। ओके, बीटा डीके से एन बाई पी रेशियो जो है वो डिक्रीज करता है, और न्यूट्रॉन इमिशन से एन बाई पी रेशियो के ऊपर उससे भी एन बाई पी रेशियो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर कम हो रहा है, तो एन बाई पी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्योंकि बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कम होता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, तो एन बाई पी रेशियो डिक्रीज होगा। न्यूट्रॉन इमिशन होगा तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफॉल्ट डिक्रीज कर रहा है। एन बाई पी रेशियो बढ़ाने के दो ही ऑप्शन है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर या पॉजिट्रॉन इमिशन, या ऐसे ही अगर अल्फा इमिशन होता तो वो भी आंसर होता। तो अभी गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बी एंड डी लिखे हुए। ओके, then comes to question number 26. It's given the crystalline form of borax has, पहले आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। तो बोरेक्स इज एक्चुअली Na2B4O7 डॉट 10H2, बट इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं Na B4O5OH4 डॉट 2H2।
डॉट टू डॉट एट एस टू, ये आपका फॉर्म बनेगा देखिए। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये 4 बोरॉन आइटम है पहले, इनके बीच में बीओबी बॉन्ड्स होते हैं, 2 बोरॉन के बीच में एक एक्स्ट्रा बीओबी बॉन्ड है, इसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आ रहा है। फिर सारे बोरॉन से एक OH यूनिट कनेक्ट होती है और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 Na प्लस आयन लगे होते हैं और 8 यूनिट्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। उसमें सबसे पहले पूछा है tetranuclear B4O5OH4 units, तो एकदम सही दिया हुआ। The structure of borax contains this form, ठीक है। ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है तो उससे आप पहचान सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑल बोरॉन आइटम्स इन सेम फ्रेम, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें देखो ये 2 बोरॉन sp3 है और बचे हुए दोनों बोरॉन जो है वो sp2 है। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन रिपोर्ट किए जाएंगे तो ये बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स और 2 ट्रायंगुलर मेटल यूनिट्स होती है। तो इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन आइटम, ये करेक्ट है। इसके बाद लिखा है 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन आइटम, ये भी सही है। तो देखो हर बोरॉन पे OH यूनिट लगी हुई है, तो दिस कंफर्म्स द स्ट्रक्चर। आपने जैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पॉसिबल आंसर जो है दैट इज A, C एंड D। पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, C एंड D। ओके, then to the next question. It's given the compound with two lone pair of electron on the central atom is R। आपको सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, that's it। सबसे पहले BrF5 लिखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज BrF5 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। Then if you write ClF3, ClF3 is T shape actually, ClF3 is T shape, sp3d hybridization with 2 lone pair of electron, sp3d T shape। आपसे पूछा है कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर बी पॉसिबल है। इसके बाद XgF4 बनाएंगे तो दिस इज ऑल्सो कैरिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, ये भी हमारा आंसर होगा। then SF4 is seesaw shape carrying 1 lone pair of electron, sp3d। तो 2 लोन पेयर का केस पूछा गया तो आंसर उनके बी एंड सी, ठीक है। then question number 28, which is the reagent that can selectively precipitate sulfide ion as a mixture of सल्फाइड आयन एंड सल्फेट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा गया सिलेक्टिवली सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेट कराना है। सिलेक्टिवली सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि सल्फेट आयन प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए साथ में, केवल सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेट होना चाहिए। या अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओ दोनों प्रेसिपिटेशन में, तो दैट कैन बी सेड एज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो उसमें देखो जब CuCl2 लेंगे हम लोग तो कॉपर का सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेट होगा ब्लैक फॉर्म में, और कॉपर का जो सल्फेट फॉर्म होता है वो सॉल्युबल होता है। सिलेक्टिवली सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेट हुआ, तो इसका आंसर ए हो गया। अब बेरियम क्लोराइड होगा तो इससे बेरियम सल्फाइड दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर लेड वाला केस होगा तो लेड सल्फाइड दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है ना। तो BaCl2 के केस में लेंगे तो सल्फेट आयन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेड के केस में देखो लेड सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट होगा, लेड सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होगा, बट उसमें खास बात अगर ध्यान से देखो तो कलर्स का डिफरेंस है। यहाँ पर लेड सल्फाइड ब्लैक बनेगा, तो सेलेक्टिवली लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है बट सल्फेट आयन भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेड सल्फेट यहाँ पे वाइट बनेगा। अब अगर यहाँ पे आप कलर्स के डिफरेंशिएशन के बेसिस पे इसको सेलेक्टिव अज्यूम कर लो तो इसका आंसर सी भी लिखा जा सकता है। इसलिए IIT ने थोड़ी सी लिबर्टी दी थी, और लास्ट में जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, द लास्ट सब्सटेंस इज गिवन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो वॉयलेट कलरेशन क्रिएट करेगा।
उसे प्रेसिपिटेट की कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे। तो उसने पूछा सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेशन बनाना था। तो Na2 जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको टेस्ट याद हो तो Na2FeCN5NO2 रिएक्शन सल्फाइड आयन से अगर होगी तो वॉलेट कंजर्वेशन क्रिएट होगा Na2FeCN5NOS, एंड दिस इज नॉट प्रेसिपिटेट। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन अगर ध्यान से देखो तो एक तो ये केस आ रहा है। दूसरे केस में अगर आप लेड वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करें, क्योंकि कलर्स डिफरेंस है सल्फाइड और सल्फेट का, तो यू कैन से सिलेक्टिवली सल्फाइड एंड प्रेसिपिटेटेड, तो उसका आंसर सी भी लिखा जा सकता है। इसलिए आईटी ने यहाँ पे लिबर्टी दी स्टूडेंट को, उसका आंसर ए लिखना चाहिए था, या अगर किसी ने ए एंड सी भी लिख दिया था तो उसको करेक्ट मान दिया गया था। अदरवाइज इसका स्ट्रिक्ट आंसर अगर लिखना है तो शुड बी ए, बिकॉज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है एक ग्रुप प्रेसिपिटेट होना चाहिए और दूसरा प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। बट अगर कलर्स में डिफरेंस आ जाए तो भी हम उसे डिफरेंट डिफरेंस मान सकते हैं प्रेसिपिटेशन में। बट आईआईटी ने उसको दोनों ऑप्शन की तरह कंसीडर करा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज आइदर ए और ए एंड सी, जिसने जो भी लिखा दोनों करेक्ट था। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात थी, तो एक ग्रुप प्रेसिपिटेट कराने की बात होती है। लेड के केस में चूंकि कलर डिफरेंस आ गया तो यू कैन से एट अ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, क्योंकि एक सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा और एक सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दोनों में डिफरेंस होगा, तो यू कैन से दैट यू कैन प्रेसिपिटेट देम सिलेक्टिवली। तो अगर उस मार्जिन को कंसीडर किया जाए तो उसका आंसर सी भी लिखा जा सकता है। बाकी केस में पॉसिबल आंसर नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 गिवन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व बाय, आपसे पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट पूछा है तो आपको टॉलरेंस टेस्ट की कंडीशन पता है, दिस टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, उसके बाद आपको एक बेकर मिलिकन टेस्ट बताया था, वो एक केस याद रखा जाता है। और इसके अलावा अगर ध्यान रखना होता है तो टर्मिनल एल्काइंस के केस में भी पॉजिटिव टेस्ट तो आते हैं टॉलरेंस रिएजेंट का, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं लिखा है, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट लिखा है। वो एल्काइन के लिए भी पॉजिटिव लिख सकते थे, बट इस ऑप्शन में एल्काइन कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ऑप्शन चेक करो सबसे पहले तो यू कैन चेक, देखो यहाँ पे एल्डिहाइडी ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइडी ग्रुप है, और यहाँ देखो ये कीटोन के साथ अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन काउंट कर लेंगे, और ये केवल कीटोन है, तो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से डिसाइड कर लिया गया, और ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट, और ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पे ए बी सी तीनों दे देंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे ए बी एंड सी। स्ट्रक्चर ए एल्डिहाइड है, स्ट्रक्चर बी भी एल्डिहाइड है, और स्ट्रक्चर सी जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडाइज करा देंगे। पॉसिबल आंसर है ए बी सी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन केवल कीटोन है, तो उसे ऑक्सीडाइज नहीं कराएंगे। ये आपका कीटोन है, कीटोन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। कीटोन में स्पेसिफिक कैटेगरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देता है, जैसा कि फ्रक्टोज के केस में आपको सिखाया है। ठीक है, then question number 30 you will see if you are the product of the following reaction sequences are, आंसर देखो सबसे पहले NH2 ग्रुप दिया हुआ एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड pyridine से करा रहा है। तो इस स्टेप में आपको पता है कि NH2 ग्रुप NHCOCH3 में कन्वर्ट होगा, फिर NHCSCO3 में कन्वर्ट होंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। KBrO3 और HBr की रिएक्शन कराएंगे तो ये Br+ क्रिएट करेगा, सो ब्रोमिनेशन फेवर कराएंगे। फिर H3O+ हीट दिया है तो NH2 ग्रुप फिर से रिटेन हो जाएगा, NaNO2HCl से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और CuHBr लेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट हट के Br लग जाएगा। समझ आई बात? तो उसका पॉसिबल आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा सीधे। तो अगर बिना सॉल्व करे लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पूरी रिएक्शन लिखनी है तो मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। ये आपका NH2 है, सबसे पहले रिएक्शन इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ लिख रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड pyridine, तो इट विल कन्वर्ट टू NHCOCH3। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि अगर NH2 पे ब्रोमिनेशन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई होगा बॉन्ड बनता। NHCOCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो रहेगा, बट इसकी रिएक्टिविटी रिलेटिव टू एनिलीन डिक्रीज कर जाएगी। बाद में KBrO3 और HBr के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया Br+,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उससे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनाएंगे तो जो बी आर ग्रुप कनेक्ट होगा आके वो पैरा पोजिशन पे होगा एंड इट इज कन्वर्टेड टू NaCO3। बाद में देखो इसकी H3O प्लस हीट करके हाइड्रोलिसिस कराई गई, हाइड्रोलिसिस कराई गई है तो दोबारा हमारा NH2 ग्रुप क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज Br। उसके बाद NaNO2HCl से रिएक्शन करा रहे हैं फर्दर तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। फर्दर रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl से करा रहे हैं इट विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट और फिर कॉपर HBr से रिएक्शन करा के N2+ वाली साइड को रिप्लेस करा के Br लगा देंगे। यहाँ पे कॉपर HBr से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, दिस विल फाइनली फॉर्म 2Br एट पैरा पोजिशन टू ईच अदर। तो उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा पॉसिबल आंसर जो है दैट इज बी। मैंने बताया था मल्टी करेक्ट के केस में भी ऑर्गेनिक में अगर आंसर लिखना होता है विल प्रेफर द मेजर प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं होता है, तो उसका आंसर जो लिखेंगे दैट इज बी। ओके, सर ऑर्थो पे क्यों नहीं हो सकता टेस्ट? NaCO3 बल्कियर ग्रुप है और Br का साइज बड़ा होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑर्थो पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड। ऑल्दो कर सकते हैं बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। NaCO3 ग्रुप का साइज बड़ा है और Br भी बड़ा ग्रुप है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन नॉर्मली सब्स्टिट्यूट नहीं कराते, राइट। बट कर सकते थे अगर मेजर प्रोडक्ट का केस नहीं होता तो माइनर प्रोडक्ट के केस में Br ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है। बट आप ध्यान से देखो ऑप्शन में तो ऑर्थो पोजीशन वाले केस नहीं लिखे गए। सी ऑप्शन हो सकता था बट दोनों ऑर्थो पोजीशन तो बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, तो उसका आंसर सी नहीं लिखना था। मैंने आपको पहले ही क्लियरली इस बात का बहुत इंडिकेशन दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है, इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। गलती से भी ये मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि बहुत प्रिसाइज केस है। देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इवन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आप देखो स्टेटमेंट से ही पहचान सकते हो क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड रिएजमेंट है। पिछले बार भी आपको सिखाया था क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड का स्टैंडर्ड सवाल है और बहुत कॉमन रिएक्शन अभी IIT के जितने पेपर्स डिस्कस किए उनमें आपने देखा हुआ कि अभी दोबारा हमारे पास सामने आ रहा है। तो पहले केस में क्यूमीन ऑक्सीजन H3O+ से रिएक्शन करेंगे तो पी आपको डायरेक्टली पता चल गया फिनॉल है। बोलिए पहले इतना समझ आ रहा है? जो स्टेप 1 है वो क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड रीअरेंजमेंट है, पी जो है वो डायरेक्टली फिनॉल समझ आ रहा है। फिनॉल के बाद क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो दिस इज रीमेटीमन रिएक्शन। तो यहाँ से पॉसिबल क्यू जो लिखेंगे उसमें माइनर मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड होता है, याद है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ मेजर होता है। तो इसका ऑर्थो प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो ये OHCHO आएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो उसका पैरा पोजिशन वाला होगा। So orthosalicylides is major product, parasalicylides is minor product। और उसके बाद देखो Q की रिएक्शन NaOH PHCH2Br के साथ करा रहे हैं तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है, बेस लेंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और उसकी रिएक्शन PHCH2Br से कराएंगे तो OCH2PH फॉर्म बन जाएगा। तो उससे S जो लिखेंगे दैट कम्स आउट टू बी C6H5OCH2PH C डबल बॉन्ड OH। ये आपका S हो गया। पहले सारे फॉर्म सेट कर दिए, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करने। पहले ऑप्शन लिखा आर इज स्टीम वोलेटाइल, गड़बड़ हो गया क्योंकि ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड जो है वो स्टीम वोलेटाइल होगा, दिस इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो पैरासैलिसाइल्डिहाइड है उसमें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग कंपाउंड से इंक्रीज करेगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑर्थो वाले केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो स्टीम वोलेटाइल होगा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में लिखा है क्यू गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3। तो क्यू जो है वो आपका फिनॉलिक फॉर्म है और 1% FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन फिनॉल का टेस्ट होता है तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा है एस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये भी करेक्ट हो गया। T240 NPS टेस्ट किसका टेस्ट होता है? कार्बोनाइल ग्रुप का। ये आपका टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल है, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है
और आप S के अंदर देखो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है अभी भी, तो इसलिए सही स्टेटमेंट हो गया। And then it is given HCl dark watered condition is 1% FeCl3, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि देखो ईथर में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज नॉट फिनोलिक ग्रुप नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम मार्क करेंगे तो इट विल बी बी एंड सी। कंपाउंड एस में फिनोलिक ग्रुप बचा ही नहीं है, उसको ईथर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, OCH2 पीएच में कन्वर्ट हो गया, so that won't give टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो 1% एक्वस FeCl3 लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप है, अगर आपको उसका टेस्ट लिखना है या फिनॉल भी बोल सकते हैं, दिस इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ फिनॉल, दिस इज टेस्ट ऑफ फिनॉल। इसलिए देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनिक के किसी भी क्वेश्चन में उसको इंकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। पहले देखो दो रिएक्शंस इन्वॉल्व करेंगे आपसे, रीमेटी बेसिकली तीन रिएक्शंस इन्वॉल्व करेंगे। पहले क्यूबिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, उसके बाद रीमेटीमन रिएक्शन, और उसके बाद लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ फिनॉल ऑन अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर ग्रुप। और बाद में देखो दो टेस्ट यूज करा लिए, एक फिनॉल का टेस्ट, एक कार्बोनिल का टेस्ट, और पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर मस्ट बी बी एंड सी। Then comes to the next question. Let's given mole fraction of the solute in a solution is 0.1 at 298 Kelvin. Molarity of this solution is same as the molality. Density of the solution is 2 gram per centimeter cube. The ratio of the molecular weight of solute and solvent is asked. Okay, first question है molarity और molality same दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ solute जो है वो 0.1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो 0.9 हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ solute बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखेंगे ये वैल्यू 1:9 आ जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स का रेशियो बन जाएगा, तो ये वैल्यू 1/9 बन जाएगी। आप मोलारिटी मोलारिटी सेम है तो आप किसी एक वैल्यू से स्टार्ट करते हो, लेट्स से मोलारिटी से स्टार्ट करते हैं। यू कैन राइट सिंस 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसी के अगेंस्ट में सॉल्यूशन के साथ देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है आपको, तो देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा, विच कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहीं से अगर मोलालिटी की डेफिनेशन लिखे तो वी कैन राइट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो क्वेश्चन में मोलालिटी मोलालिटी सेम गिवन है, तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम होगा सोल्यूशन के अंदर। तो 1000 ग्राम सोल्यूशन में और 2000 ग्राम सोल्यूशन में और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सोल्यूशन। तो इसका मतलब है इसमें 1000 ग्राम सोल्यूट है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तब ये 2000 ग्राम सोल्यूशन बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब मास दोनों का सेम हो गया, मोल्स का रेशियो आपको पता है, वी कैन राइट 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू अपने को 1/9 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखेंगे तो इसका आंसर होगी 9। गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे, इट मस्ट बी 9। ठीक है, क्लियर। Then to the next question, it's given that diffusion coefficient of an ideal gas. The diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लिखें तो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड दे रखा है, मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड दे रखा है, ठीक है। यहाँ से मीन फ्री पाथ सबसे पहले लिख लो, मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार।
एन स्टार जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और मीन स्पीड अगर लिखेंगे, मीन स्पीड कम्स आउट टू रूट ओवर 8 RT बाई पाई एम। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है आपको। तो सबसे पहले एन स्टार की वैल्यू लिखनी है, तो इट इज पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इनटू आरटी। यहाँ से अगर एन स्टार की वैल्यू लिखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी पी बाई आर टी इंटू एन। ये बन जाएगा आपका एन स्टार। ठीक है, अब रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर इन सबसे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब अगर हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट का पहले फॉर्मूला बनाए, तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो बन रहा है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो बन रहा है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहले मीन फ्री पाथ की वैल्यू लिख रहे हैं, तो वो 1/n स्टार के प्रोपोर्शनल है, तो ये बन जाएगा आर टी बाई टी का प्रोपोर्शन। और मीन फ्री पाथ, मीन स्पीड जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 RT बाई एम, ये रूट टी का प्रोपोर्शनल कंटेंट बनेगा। ये रिजल्ट हो गया आपके लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 टाइम्स एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स। तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लिखना है। तो टेम्परेचर जो टी था पहले स्टार्टिंग में, उसको हमने स्टार्टिंग में T1 था और फाइनल टेम्परेचर इसका 4 टाइम्स किया गया। इनिशियल प्रेशर P1 मान लें, तो फाइनल प्रेशर जो है वो 2 टाइम्स किया गया। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, टी बाई टी का रेट आपको टी रूट टी बाई टी का पी का रेट लिखना है। तो इसका मतलब ऊपर वाला टर्म जो टेम्परेचर है वो 4 × 2 यानी 8 टाइम्स हुआ, प्रेशर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो चेंज करके लिख देना है। बस एक बार वैल्यू पुट करिए तो आप फटाफट आंसर तक पहुँच जाएंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स आ जाएगा। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की जो प्रोपोर्शनलिटी बन रही है वो टी रूट टी बाई टी बन रही है, आर भी लिखने की जरूरत नहीं। तो टी रूट टी बाई टी मतलब 4 √4/2 करना है बेसिकली। which is 4 टाइम्स। तो इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34, it's given in the neutral of faintly alkaline solution 8 moles of permanganate anion quantitatively oxidized thiosulfate anion to produce X moles of sulfur containing compound. The magnitude of X is ये बैलेंसिंग और redox रिएक्शन का केस हो गया। हमें क्या करना है, KMnO4 लेना है, MnO4 माइनस और फेंटली अल्काइन न्यूट्रल मीडियम ले रखा है और थायोसल्फेट एंड H2O3 2 माइनस। इसकी रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में और ये कन्वर्ट होगा सल्फेट आयन में। तो ऑप्शन स्टेट चेक कर लो, ये +7 से +4 चेंज हो रहा है और ये +2 से +6 चेंज हो रहा है, राइट। मतलब ओके। अब जो करना है वो क्या करना है, तो आपको चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट रिपोर्ट करके बस बैलेंसिंग कर लेनी है सीधे सीधे। तो H2O3 को बैलेंस करेंगे, यहाँ तो 2 सल्फर हो गया। ध्यान से देखो तो MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज है, चाहो तो पूरा बैलेंस भी कर सकते हो, अदरवाइज चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट से ही पता चल जाएगा। तो अगर जल्दी करना है तो उसका आंसर 6 डायरेक्ट पता चल जाए। क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है 3 यूनिट और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 8 यूनिट्स।
वो सल्फर के लिए चेक करेंगे। तो MnO4 का कोफिशिएंट बनेगा 8 और H2O3 का कोफिशिएंट बनेगा 3, और 3 वाला कोफिशिएंट अगर H2O3 का होगा तो सल्फेट आयन का कोफिशिएंट कितना होगा 6। लेट्स सी वैल्यू डायरेक्टली 6 पता चल रही है। तो शॉर्टकट में तो ऐसे करना है, अगर पूरा सॉल्व करना है तो मैं कर देता हूँ। MnO4 माइनस से देखो MnO2 बना रहा है, ठीक है। MnO4 माइनस से MnO2 बना रहा है, फेरेंटली एल्कलाइन मीडियम दे रखा है, तो मतलब बेसिक मीडियम में इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए आप। तो अगर ऐसे लिखना है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3 यूनिट्स, और दूसरी यूनिट कहते हैं H2O3 2 माइनस से 2SO4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 8 यूनिट्स। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, जैसे आपका एक आंसर आ जाएगा। दिस इज 8 MnO4 माइनस प्लस 3H2O3 2 माइनस this 8 MnO2 plus 6SO4 2 माइनस। क्वेश्चन में देखो कि मैंने 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन यूज कराना और x मोल्स ऑफ सल्फर का प्रोडक्ट बन रहा है। 8 मोल देखो ये कंज्यूम करना और ये x मोल फॉर्म हो रहा है। यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो, आगे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से आंसर पता चल जाएगा x is 6। या चाहो तो बाद में वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस कर सकते हैं, सब कुछ। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इतना ही सफिशिएंट है, या तो पहले क्लू से निकालना, अदरवाइज एक स्टेप बैलेंसिंग का लिख के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल से सबसे आसानी से आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 यू सी। इट्स गिवन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स COL2Cl2 माइनस, और L2 देखो तो आपको बाइडेंटेट लिगेंड दे रखा है अनसिमेट्रिकल। L2 इज बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री इज लाइक दिस, ठीक है। और इसमें दो लिगेंड Cl तो फिक्स है और एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसको आप AB की तरह लिख लो, ऐसे लिखो सबसे पहले। दिस इज वन फॉर्म पॉसिबल। अभी देखो इस ज्योमेट्री के हिसाब से दोनों भी एक दूसरे के लिए ट्रांस है। अब अगले केस में क्या करो कि दोनों ए को ट्रांस कर लो, उसका अगला पॉसिबल फॉर्म हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों सीएल हमने सिस रखे हुए, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके अगले केस में ए और बी को ट्रांस लिख सकते हैं, ये ध्यान देना कि हमने दोनों केस में सीएल को सिस रखा हुआ है। दिस इज द पॉसिबल 3 आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद सीएल को ट्रांस लगा दो, सिस वाले तीनों केस लिख दिया, अब सीएल को ट्रांस लिख लो। अब जो ए और बी हैं वो सिस भी लिखे जा सकते हैं, ट्रांस भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि बाइडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, उनको ए बी की साइड बदलने से भी सिस ट्रांस आइसोमर्स क्रिएट होगी। ये आपके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखे, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आंसर विल बी 5। पहले सीएल को दोनों सिस रख के काउंट कर लो, फिर दोनों सीएल को ट्रांस करके काउंट कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स in this case will be 5. Now the next question is, even in the following chlorobromination reaction, the number of possible chiral product is, उसके possible chiral product लिखिए Br2 1 mole 300 डिग्री सेल्सियस से करा रहे हैं, और स्टार्टिंग कंपाउंड देखो इनिशियोमेरिकली प्योर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इनिशियल कंपाउंड इज इनिशियोमेरिकली प्योर फॉर्म दे रखी है। तो अब आपको इसके पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म लिखने हैं मोनोब्रोमिनेशन से। तो देखो पहले तो क्या करो कि इसको फिशर के फॉर्म में पूरी स्ट्रक्चर लिखो आप पहले, तो आपको आसानी से प्रेडिक्ट होगा। ऐसे दिया हुआ है, ये इनिशियोमेरिकली प्योर दे रखा है, यानी कि ये पैरल सेंटर फिक्स है, आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके मोनोब्रोमिनेशन करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अगर लिखने हैं तो मैं सारे लिखे देता हूँ।
और केवल अगर काउंटिंग करके लिखनी है तो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि बस सब लिखो ही। तो ये बी आर ये है, यहाँ सी एच टू बी आर कर लो सबसे पहले। ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आएगा क्योंकि इनिशियोमेरिकली प्योर फॉर्म थी, और नीचे वाली पोजीशन पे सी एच टू बी आर लगने से उसकी कैरेलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है। दूसरे वाले केस में जिस पोजीशन पे पैरेलल सेंटर था उसी में बी आर लगाएंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, श्योर श्योर। मुझे समझ में आ रही है मतलब, अगर यहाँ पे बी आर की जगह, यहाँ एच की जगह बी आर लगाओगे तो ये ऑप्टिकली प्योर फॉर्म थी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगी, इसको काउंट नहीं करना है। तो इसके अगले वाले कार्बन पे डोमिनेशन करेंगे, ये बी आर इधर भी लग सकता है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दो पैरेलल सेंटर है और सिमेट्री नहीं है, ठीक है। मैंने समझ आया, दिस इज वन पैरेलल प्रोडक्ट। अभी इसी में जो बी आर है वो दूसरी साइड भी जा सकता है, तो उसको दो काउंट कर लें सीधे सीधे। दो समझ गया कैसे, ये वाला बी आर बना हुआ है, यदि मैंने राइट साइड में बनाया, इसको लेफ्ट करेंगे तो भी एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव बनेगी। नीचे वाला बी आर और इनिशियोमेरिकली प्योर है तो वो फॉर्म आर है तो आर ही रहेगी हमेशा, ऊपर वाली फॉर्म आर एस दो केस बना सकते हैं, और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म रहेंगे बिकॉज डायस्टेबल पेयर बनेगा, ठीक है। इसको ये इसके बाद यही काम इसके ऊपर वाले कार्बन के साथ करेंगे। तो ये बी आर, ये एच, ये सी एच थ्री, बीच में दोनों सी एच टू, इधर बी आर लगाएंगे, इधर एच और इधर सी एच थ्री लगाएंगे तो देखो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन अगर इसका बी आर ऑपोजिट साइड कर देंगे तो पी ओ एस नहीं आएगी, तो एक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी इसकी और एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी, क्योंकि नीचे वाला कार्बन एनिसोमेरिकली प्योर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी। तो ये समझ में आया। ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड नहीं करना, ये भी इंक्लूड नहीं करना था। और उसके बाद लास्ट वाले कार्बन पे अगर हम सी एच टू बी आर बना देंगे तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव बना रहेगा, क्योंकि नीचे वाला कार्बन पैरेलल है। तो उसको इंक्लूड कर देना है, तो हमारे पास टोटल जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म क्रिएट होगी वो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसका आंसर लिखेंगे 5 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ जाएंगे, ओके डन। सो इसका आंसर 5 लिखेंगे, समझ में आएगा ना। एक पीओएस वाली फॉर्म को छोड़ देना है और एक फॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनी रही है, वो दोनों फॉर्म छोड़ देनी है, उसके अलावा सब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेंगे। तो दिस कंप्लीट्स